सब अंटार्कटिका का मतलब अंटार्कटिका को छोड़ के जो उसके पास का समंदर वो सब अंटार्कटिक कहलाता है, जिसे साउदर्न ओशन भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आइलैंड सब अंटार्कटिक रीजन में बिलोंग करे तो वो आइलैंड एग्जैक्ट अंटार्कटिका में नहीं बल्कि अंटार्कटिका के पास के समंदर में बिलोंग कर रही होती है। तो ये था सब अंटार्कटिक। और क्या आपने कभी मैकडोनल्ड आइलैंड के बारे में सुना है? ये लकड़ी के घर अंटार्कटिका में 100 सालों से खड़ा है और ये एक ऐसा ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में पूरे साल चलता रहता है। तो देर किस बात की, करते वीडियो की शुरुआत और विजिट करते हैं अंटार्कटिका के कुछ पॉपुलर प्लेसेस को। तो अंटार्कटिका की पॉपुलर प्लेसेस की लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पे है हेयर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। मैकडोनल्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर पर है, अंटार्कटिका से 1720 किलोमीटर और साउथ ईस्ट अफ्रीका से 4700 किलोमीटर दूर है। और बात करें हमारे प्रिय मेडागास्कर से तो 3830 किलोमीटर दूर है। मैकडोनल्ड आइलैंड के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है केरेगुलियन आइलैंड, जो कि ये फ्रेंच साउथर्न अंटार्कटिक लैंड का पार्ट है। ये मात्र 450 किलोमीटर दूर है हमारे मैकडोनल्ड आइलैंड से, जो कि मैकडोनल्ड आइलैंड का सबसे पास का आइलैंड है। ये तो हो गया ऊपर का। अब घुसते हैं सीधे हमारे मैकडोनल्ड आइलैंड में और बात करते हैं इसके जियोग्राफी यानी भूगोल की। ये पूरा आइलैंड 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंदर एक एक्टिव वोल्केनो है जिसकी ऊंचाई 2745 मीटर एलिवेटेड। यहाँ पे एलिवेटेड का मतलब है 2745 मीटर सी लेवल से ऊंचा है। और इस आइलैंड पर वोल्केनिक एक्टिविटी सन 1980 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये आइलैंड पूरी तरह 70% ग्लेशियर से कवर्ड है, बाकी 30% में हमारी प्यारी नदियां बहती हैं। अब तो घुस चुके हैं मैकडोनल्ड आइलैंड में। मैकडोनल्ड स्टोर ढूंढने से पहले इस आइलैंड के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। यहाँ का तापमान गर्मियों में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और यही सर्दियों में -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ बारिश के साथ साथ काफी तेजी से बर्फबारी भी होती है। इस आइलैंड पर पूरे साल में 1300 मिलीमीटर की वर्षा हो जाती है। 1300 मिलीमीटर का वर्षा होने का मतलब है कि पूरे साल इतनी जम की बारिश होती है। अगर इन सारे पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो इसकी गहराई होगी 1300 मिलीमीटर यानी 1.3 मीटर और 1 मीटर में लगभग 3 फुट होते हैं। और 1.3 मीटर यानी 3 फुट 3.5 फुट, समझ लो 4 फुट के आसपास, मतलब 4 फुट पानी मैकडोनल्ड आइलैंड पर भर जाता है। इतना ज्यादा ठंड होने के नाते इस आइलैंड पर हवाओं की गति काफी तेज होती है और तूफान आना तो आम बात है। बात करें हवाओं की स्पीड की तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। यहाँ का मौसम बादलों से घिरा होता है और धूप का तो नामो निशान नहीं। भले ही मौसम यहाँ का कठिन हो लेकिन सभी एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट आइलैंड है। मैं इस आइलैंड पर यूं ही भटक ही रहा था तो सामने दिख गए मिस्टर करिया भाई। मैं उनके पास गया और बोला, भाई यहाँ पे रिसर्च वगैरह हुआ है तो बताओ। उन्होंने अपने जेब से पर्चा निकाला और फेंक के मारा, बोला जा बता दे सबको। तो बस क्या बात करते इस आइलैंड पे हुए कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ के वातावरण, समुद्री तापमान और बर्फ के पिघलने के पैटर्न को अध्ययन किया है। वनस्पति और जीवों की रिसर्च में शामिल है समुद्री पक्षी जैसे सील, पेंगुइन और भी बहुत वन्य जीव। साइंटिस्टों ने ग्लेशियर्स का भी अध्ययन किया है जिसे ग्लेशियोलॉजी कहते हैं। इसमें ग्लेशियर्स की गति, उनके पिघलने के पैटर्न और ग्लेशियर से जुड़े नेचुरल परिवर्तन का अध्ययन और भी बहुत कुछ। रिसर्च के साथ साथ अब बात करते हैं इस आइलैंड पे हो रही ह्यूमन एक्टिविटी की। पहला है रिसर्च, जाहिर सी बात है यहाँ पे रिसर्च तो होना ही होना है। दूसरा है मैनेजमेंट। इसमें बात करें तो AAD ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक डिवीजन इस आइलैंड की देखरेख करता है। यहाँ पे बहुत सीमित लोग ही आते हैं ताकि जीव और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। पर्यावरण की निगरानी के लिए आसपास नौकाएं एवं जहाज आते हैं। इनका मेन एम ही है रिसर्च और संरक्षण करना। कहने का मतलब है ये आइलैंड पूरी तरह गवर्नमेंट की निगरानी में है। यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो सकता सिवाय गवर्नमेंट के। 1990 और 2000 के बीच यहाँ पे ज्वालामुखी का इतना विस्फोट हुआ कि इस आइलैंड का स्ट्रक्चर ही बदल गया और इन विस्फोटक ने आइलैंड की ऊंचाई ही बढ़ा दिया। तो इसी के साथ नंबर दूसरा है विक्टोरिया लैंड। विक्टोरिया लैंड 13,86,109 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये रीजन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन के रेंज में आता है। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन अंटार्कटिका में सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है जो ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका को डिवाइड करता है। विक्टोरिया लैंड में एक एक्टिव वोल्केनो है माउंट मेलबोर्न ने 2700 मीटर यानी 9000 फीट ऊंचा है। पूरे अंटार्कटिका में 309 मेटेरॉइड पाए गए हैं जिनमें से कुछ विक्टोरिया लैंड के एलन हिल्स में मिले हैं। अंटार्कटिका में जितने भी प्लेसेस हैं उन सभी प्लेसेस को किसी न किसी ने डिस्कवर किया है। तो इस गोरे आइलैंड में मौजूद हमारा विक्टोरिया लैंड 18 जनवरी 1840 में डिस्कवर हुआ था जैमी क्लर्क रॉस के द्वारा, जिन्होंने इस लैंड को क्वीन विक्टोरिया नाम दे दिया और तब से ये विक्टोरिया लैंड कहलाने लगा। विक्टोरिया लैंड में काफी पर्वतें हैं जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से भी ज्यादा है, जैसे माउंट टेरिस 4529 मीटर, माउंट टूरिस्ट 4380 मीटर, माउंट बल्डी 4200 मीटर और भी बहुत सारे। तो इन पहाड़ों पर से छलांग लगाते हुए बढ़ चलते अपने तीसरे नंबर की ओर एडम्स ग्लेशियर की तरफ। अंटार्कटिका के विल्किस लैंड में स्थित एडम्स ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई जानते हो कितना है? 20 माइल्स यानी 32 किलोमीटर। मैं यहाँ पे एक लैंड की बात नहीं कर
कर रहा, मैं ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उस ग्लेशियर की ऊंचाई है 32 किलोमीटर। इसका जो नाम है एडम्स ग्लेशियर, ये नाम जॉन क्विंसी एडम्स के नाम पर दिया गया है, जो अमेरिका के 6th प्रेसिडेंट थे। और एडम्स ग्लेशियर को फर्स्ट मैप किया गया 1955 में जीडी ब्लॉजेट के द्वारा। अब ये एक ग्लेशियर है तो इसके पास का जो टेम्परेचर होता है, आसपास का जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। एडम्स ग्लेशियर्स के बारे में फन फैक्ट ये है कि इसका आकार हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि यह एक बड़ा बर्फ का पहाड़ है। जब गर्मियों के मौसम में अंटार्कटिका का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ग्लेशियर्स के बर्फ पिघलने लगती हैं। इमेजिन करो, ग्लेशियर्स पिघल रहा है। अब जो पिघल रहा है तो ग्लेशियर्स का आकार भी बदलते जा रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रही हैं, पिघल रही हैं, पिघल रही हैं। वहीं पर जोर से ठंडी हवा चलती है और ग्लेशियर्स का पिघलना एक नया आकार ले लेता है। अब आप बोलोगे तो ऐसा तो सभी ग्लेशियर्स के साथ होता है, तो इसमें नया क्या है? तो देखो, ये तो सही है कि ऐसा सभी ग्लेशियर्स के साथ होता है, लेकिन एडम्स ग्लेशियर एक वाहन ग्लेशियर भी है। मतलब ये ग्लेशियर एक जगह पर नहीं, अंटार्कटिका में चलता रहता है, जिसके कारण भी इसका आकार बदलता रहता है। और एक बात, ये ग्लेशियर पूरे साल में 1000 मील यानी 1609 किलोमीटर चल लेता है। तो फिर क्या, एडम्स ग्लेशियर पर बैठकर चलते हैं नंबर 4 पे, प्रिंस एलिजाबेथ लैंड। ये डिस्कवर हुआ था 9 फरवरी 1931 को ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड अंटार्कटिक रिसर्च एक्सपेडिशन बंजैर के द्वारा। इस लैंड यानी प्रिंस एलिजाबेथ लैंड को मौसम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जलवायु काफी कठिन होता है, जिसमें ठंडी हवाएं, अधिक वर्षा और बर्फबारी शामिल है। ये जगह इकोलॉजिकल और जैव रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इकोलॉजिकल यानी प्राकृतिक पर्यावरण का रिसर्च। एलिजाबेथ लैंड में भी काफी सारे ग्लेशियर्स है, जिनमें से हम कुछ की बात करें तो वो है गिलबर्ट ग्लेशियर, विक्टोरिया लैंड ग्लेशियर और एडुएली लैंड ग्लेशियर। यहाँ पे जीवन की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी समुद्री जीवों जैसे स्क्विड्स, स्टारफिश और पेंगुइन्स को देखा गया है। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य काफी आकर्षक है, जैसे कि बड़े ग्लेशियर्स, उन्हें ढकने वाली बर्फ और विशाल पर्वतें। इन विशाल पर्वतों के उस पार हमें दिखता है नंबर 5वां एल्डरबाई लैंड। इस लैंड में ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी हम कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। एल्डरबाई लैंड की लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 600 किलोमीटर। इस जगह पे ना, सच बताओ, यहाँ पे कोई रिसर्च स्टेशन ही नहीं है और रिसर्च की बहुत कमी है। फिर भी हमारे प्रिय इंडियन रिसर्चर इस सफेद से शहर में रिसर्च कर रहे हैं किसी फील्ड में, तो इसी बात पे ठोको लाए, क्योंकि इस लैंड पे हमारा ही झंडा लहरा रहा है, बाकी किसी कंट्री का नहीं। तो इन्हें करने देते हैं यहाँ पर रिसर्च और हम चल पड़ते हैं अपनी झोपड़ी की ओर, जो कि नंबर 6वां है कॉमनवेल्थ बे। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा लैंड है जो डिस्कवर हुआ था सन 1912 में डॉगलस मॉसन के द्वारा। इस जगह पर इन भाई साहब ने बेस बना दिया, जिसका नाम दिया मॉसन्स हट। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यही है मॉसन्स हट, जिसको बनाया था डॉगलस मॉसन ने। ये एक बेस है जो रिसर्च के लिए बनाया गया था और सन 1912 से लेके आज तक इसे हमारी प्यारी सी झोपड़िया को रिसर्च स्टेशन के जैसे यूज किया जा रहा है। अभी आप सोचते होगे कि ये कॉमनवेल्थ बे क्या है, तो देखो, अंटार्कटिका में सभी प्लेसेस को जैसा एक बहुत बड़ा प्लेस है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ बे। इसके अंदर भी एक जगह है जो साइंटिस्टों के बीच बहुत पॉपुलर है, वो है केप डेनिस, जो हेडलैंड ऑफ अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर स्थित है हमारा मॉसन्स हट, यानी लकड़ी की झोपड़ी, जो एक इंसान के हाथों के द्वारा, वो भी लकड़ी से बनाई गई चीजें, जो कि ये अंटार्कटिका जैसे खतरनाक धरती पर 100 सालों से भी ज्यादा समय से खड़ी, जो इसे आज भी रिसर्च स्टेशन के जैसा यूज किया जा रहा है। तो आप लाइक करे बिना रह कैसे पा रहे हैं? ये तो हो गई हमारी प्यारी सी झोपड़िया के बारे में। अब बात करते हैं इन भाई साहब ने कॉमनवेल्थ बे को ही क्यों चुना अपनी इस झोपड़ी को स्थित करने के लिए। ऐसी क्या खास बात है इस प्लेस में जो अंटार्कटिका के दूसरे प्लेसेस से भी हटके है? डॉगलस मॉसन के साथ साथ इनकी टीम ने भी इस प्लेस को काफी ज्यादा पसंद किया। तो बस क्या, 2 मिनट और बकैती सुन लो मेरा। तो इस जगह यानी कॉमनवेल्थ बे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थित है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी और चौड़ी जगह है। अब यहाँ पे आप इसे एक देश से कंपेयर मत करने लगना, उस देश के अंदर स्थित प्लेसेस से कंपेयर करना। और अगर आप भारत से हो तो बाबू कमेंट में जरूर बताना कि इस धरती पर और हमारे प्यारे से भारत में सबसे बड़ा लैंड कौन सा है। तो देर किस बात की, जाओ कमेंट में टूट पड़ो। और अगर यहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ बे में हवाएं 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। अपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ये साइंटिस्टों के बीच पसंदीदा प्लेस है। इनका मानना है कि यहाँ का वेदर यानी मौसम अंटार्कटिका में स्थित सभी प्लेसेस के मौसम से बहुत ज्यादा अजीब है। कॉमनवेल्थ बे में नॉर्मल हवा का स्पीड है 240 किलोमीटर पर। जब यहाँ पे जम के बारिश होती है और इसी जम के बारिश में जब हवाओं का तड़का लगता है तो उस हवाओं की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इमेजिन करो, जम के बारिश हो रही है, ऐसी बारिश की आपका गांव डूबे जा रहा है और हवाएं भी जम के बह रही हैं। ऐसी खतरनाक हवा पानी की
पेड़ उखड़ के कहीं और जा रहा है और घर के पटरे का तो ठिकाना ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में ना घर को बचा पाओगे ना खुद को, भाई सब बौखला जाओगे पूरी तरह से। तो सोचो ऐसे मंजर से 10 गुना खतरनाक मंजर वहां पे होता होगा। कॉमनवेल्थ बे में तूफान कैटाबेटिक वाइंड की वजह से आता है। कैटाबेटिक वाइंड का मतलब है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब एक बहुत बड़ी मोटी ठंडी हवा का प्रवाह जो ग्लेशियर्स के बर्फ के टुकड़ों के साथ बहती है। यहाँ पे गर्मियों में तो मौसम नॉर्मल होता है, पर सर्दियों में भाई साहब वो भयंकर हवाएं, वो भयंकर तूफान, चारों तरफ हाहाकार मचा रहता है। किसी भी जगह का मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, जानवरों की हालत दर से बदतर क्यों ना हो जाए, फिर भी हमारे पेंगुइन भाई साहब झोला झंपल लेके यहाँ पर भी निकल पड़ते हैं। और यह मानना है पेंगुइन के साथ साथ अंटार्कटिक पेट्रोल, सम्राट पेंगुइन, इडली पेंगुइन, इनकी जीवित रहने का इम्पोर्टेंट जगह है। अंटार्कटिका के इस पॉपुलर प्लेसेस में जितनी भी प्लेसेस हैं, आप एक चीज कॉमन पाओगे कि जो भी पेंगुइन या कोई भी एनिमल अंटार्कटिका के किसी प्लेसेस में है तो वो जगह उसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है, चाहे उस जगह का मौसम खतरनाक क्यों ना हो। कॉमनवेल्थ बे में पेंगुइन्स की आबादी थी 1,60,000, पर 2011 से 2016 के बीच इनकी आबादी घटकर 10,000 ही बची। और इनकी इतनी आबादी घटने के कारण है कि एक रोम सिटी के साइज का आइसबर्ग यहाँ पे टूट के गिर गया। तो फिर क्या, जो लपेटे में आया आइसबर्ग के वो निपट गया। और एक बात बताना मैं भूल गया कि जब मौसन सा हट बन के रेडी हुआ डॉगलस मौसन के द्वारा, तो उनके साथ के 18 मेंबर्स, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो 2 सालों के लिए इस लकड़ी की झोपड़ी में रुक गए रिसर्च करने के लिए। तो बस क्या, यहीं पे वीडियो होती है खत्म। इनमें से कौन सा प्लेस सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। अभी अंटार्कटिका को तो पूरा एक्सप्लोर करना बचा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।